नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर 27वें दिन अब युद्ध पहुंच चुका है। इस बीच में ट्रंप साहब के तमाम जो पिछले बयान थे उनकी अपार सफलता के बाद अब ट्रंप साहब ने एक नया बयान दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है उनको अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था और ईरान की शिक्षा का उन्होंने उस पर इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, हम आपके सुप्रीम लीडर नहीं बनेंगे। सर सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ट्रंप जैसे आदमी को ये ऑफर देगा तब ऐसी शर्त, जब वो ऐसी शर्तें रख रहा है जिसमें वो कह रहा है कि भाई आप अपने सैन्य ठिकाने खाड़ी देशों से हटाइए, लिख करके दीजिए कि अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर कभी कोई दूसरा अटैक नहीं कर पाएगा। ईरान ये कह रहा है कि भाई हमें हमारे जो कार्यक्रम है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम है वो जारी रहेंगे। इससे आगे बढ़कर के ईरान ने यहां तक शर्त रख दी है कि भैया अमेरिका और इजराइल मिलकर के हमारा जितना नुकसान है उसकी भरपाई करो। ये सब शर्तें रखने वाला ईरान ट्रंप को ये ऑफर देगा कि तुम हमारे सुप्रीम लीडर बनो। मैं सवाल यही से शुरू करता हूं सर, इसके आगे बहुत सारी बातचीत है। तो राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, गलती हमारी है। हम पिछले साल 20 जनवरी से कभी उसको सनकी बता देते हैं, कभी हम कहते हैं कि वो सठियाया हुआ है। हकीकत में ईरान ने इन 27 दिनों में जो हरकतें की हैं ट्रंप के साथ, एक्चुअल में राम प्रकाश जी, अगर आप सही मायने में उसको देखेंगे ना, साइकेट्रिक अगर देखेंगे, तो ये आदमी पगला चुका है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ईरान जैसा देश वो ट्रंप से कभी इस तरह की बातचीत भी कर सकता है सुप्रीम लीडर बनाने की? ये केवल एक कोरी कल्पना तो हो सकती है। इसके अलावा इसका कहीं असलियत से, कहीं हकीकत से कोई दूर दूर का वास्ता हो नहीं सकता। खास तौर पर जब ये एकदम एक तरीके से कट्टरवादी, जिस तरीके के क्रिश्चियन ये हैं और इनका पूरे का पूरा गैंग है ट्रंप का, ये कोई कम उस तरीके के नहीं कट्टरवादी। आज अगर आपने पीट हेगसेथ का देखा हो कार्यक्रम, वो जो अपने क्या नाम है, पेंटागन का कार्यक्रम था उसका, प्रेयर का, क्रिश्चियंस की, वहां उसने जिस तरीके के शब्द कहे, उसके बाद तो कोई भी और कट्टरवादी शासन जो है अपना सिर झुका लेगा। ये उस तरह के लोग, और बेसिकली इनका धर्म वर्म से भी कोई लेना देना नहीं, राम प्रकाश जी मोटा। ये विशुद्ध धंधेबाज साम्राज्यवादी लोग हैं अगर सही मायने में देखें तो। ट्रंप आज जिन परिस्थितियों में फंस चुका है, जिस परिस्थितियों में उसने अमेरिका को फंसा दिए है, और जिस परिस्थितियों में उसने रिपब्लिकन पार्टी को फंसा दिया है, तो उसकी जो भी ये जो ट्रेडिशनल पोस्चरिंग है ना, जो लफाजी है, जो भी जिस तरह की बातें करता है, वो पूरी दुनिया में उसको केवल उपहास का पात्र तो बना रही। वो जो वर्ल्ड लीडर, जो वैश्विक शक्ति का जो एक राष्ट्राध्यक्ष, वो सारी की सारी जो एक होती है ना, एक जो सैंक्टिटी होती है, वही आदमी पिछले 27 दिनों में अपने बड़बोलेपन के कारण पहले ही गंवा चुका है। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि, और ये कह कहा रहा है वो और भी महत्वपूर्ण बात है। आपने देखा युद्ध बिल्कुल चरम पे था, सारी की सारी परिस्थितियां थी। 2 दिन पहले इसने सुओ मोटो अपने स्टोरियों का और धंधेबाजों की मदद करने के लिए, तेल के दाम गिराने के लिए, किस तरीके से यूनिलेटरली सीज फायर टाइप की घोषणा की 5 दिन के लिए, या हम खरगदीप पर अटैक नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उस सारे में इसने अरबों रुपए कमा लिए, अरबों खरबों, और वहां भी बात नहीं बनी। तो अब जिस कार्यक्रम में ये बोल रहा था, ये कार्यक्रम हो सके तो वो दिखा दीजिएगा अगर कॉपीराइट वगैरह का इशू ना हो तो। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous. उसमें वो कार्यक्रम क्या था आपको पता है? रिपब्लिकन्स के लिए फंड रेजर कार्यक्रम था। यानी कि अमेरिका को फंसा के खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया की आर्थिक सुरक्षा को उसमें फंसा के रखा हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा की आप हालत देख रहे हैं, और वैसी सूरत में इस व्यक्ति की प्रायोरिटीज देखिए, ये अपनी पार्टी के लिए फंड रेजिंग कर रहा है। वहां पर इसने क्या कहा, इतिहास में कोई भी देश का चीफ ऐसा हो नहीं रहा होगा जिसे ईरान का नेता बनने में इतनी कम दिलचस्पी हो। हम आपको अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा थैंक यू, मुझे ये नहीं चाहिए। अब इसी की बातों पर आइए, छोड़ दीजिए सारी बात, इसकी बौद्धिक क्षमता पे आप आइए। आपको याद होगा इसने वेनेजुएला में रातों रात इन्वेड करके जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उनकी धर्मपत्नी का अपहरण किया था, सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जघन्य हत्या करके, याद होगा आपको। उसके बाद इसने क्या कहा था कि मैं ही वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं
और मैं चाहूंगा जिसको बढ़ा दूं। कितने फख्र के साथ ये कह रहा था। ये आदमी ये भी भूल गया कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन लफाजी करनी होती है, भक्तों को खुश रखना होता है, मागा को खुश रखना होता है, तो वो सारे का सारा उसने करता रहता है। इसी भाषण में अगली लाइन क्या कही उसने, अमेरिका की जीत का बहुत बड़ा दावा किया, पर्दे के पीछे ईरान से बातचीत चल रही है और ईरानी सरकार युद्ध विराम चाहती है, लेकिन घरेलू दबाव के डर से खुलकर ऐसा नहीं कर पा रहे। और फिर अगली लाइन जो कही वो और भी खतरनाक है, हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं कि दुनिया ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वे बातचीत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा समझौता करना चाहते हैं। ईरानियों को डर है कि अगर उन्होंने ये बात कही तो उनके अपने ही लोग उन्हें मार सकते हैं, उन्हें हमसे भी डर है। हालांकि ईरान ने जब ये सब बारी बातें इसने कही, उसका तत्काल ईरान का क्या आया कि ये अपने से ही बातचीत कर रहे हैं, हमारे से किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। आउटराइटली उन्होंने अमेरिका से किसी भी बातचीत को खारिज कर दिया। अब आप इसको क्या कहेंगे, ये एक कंप्लीट लफाजी, पोस्चरिंग और जिसको कहते हैं ना रेड फ्लैग टाइप की चीजें रेज करते रहना बीच में, फॉल्स फ्लैग जिसको आप बोलते हो, कि लोगों को भ्रमित कर दो। जो मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, जिस दिन इसने 5 दिन का वो जो सूडो ये सीज फायर घोषित किया, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इस तरफ ये करता रहेगा और दूसरी तरफ अपने जो भी मेरीन्स हैं, जो दूसरे जो पैराट्रूपर्स हैं, उनकी तैयारी करता रहेगा। अब जब आज मैं आप बात करें 27वें दिन, उस समय मिडिल ईस्ट के लिए उसके करीब 2500 मेरीन ऑलरेडी रास्ते में है, नंबर 1। नंबर 2, जो उसके पैराट्रूपर्स हैं वो वहां से रवाना हो चुके हैं, करीब करीब 2000। इनका गेम क्या है कि ये समुद्र के रास्ते से हारमुज की तरफ बढ़ेंगे, वहां इनका उपचार प्रॉपर कर रखा है ईरान ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईरान की जो व्यवस्था है अब खर्ग द्वीप के ऊपर प्लस जो नीचे हारमुज के अंदर, अमेरिका का ऐसा ब्लडी नोज होगा जो इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा अगर इसने ये मिस एडवेंचर किया तो। ये याद रखिएगा मेरी बात। जिस तरीके की उन्होंने तैयारियां की, जिस तरीके से उन्होंने बेबी ट्रूप्स बिछाई है खर्ग के अंदर, जिस तरीके की उन्होंने एयर डिफेंस मजबूत की, जिस तरीके की उन्होंने मिसाइल डिफेंस वो लगा दी है सारी की सारी। अब और उन्होंने बिल्कुल 2 टूक ये कहा कि एक बार ये करके देखें, इनका अगला इलाज भी तैयार है। और अगला इलाज है एक और स्टेट को बंद करके। अभी तो इनके लिए केवल 20% तेल बंद है, आगे 12% और बंद हो जाएगा। फिर ट्रंप कहां जाएगा? तो ट्रंप की जो ये बयानबाजी, बेसिकली ये ट्रंप का दिमाग नहीं, ये सारे का सारा दिमाग नेतन्याहू का। हम पहले दिन से एक बात कर रहे हैं, ये ना अमेरिका की लड़ाई है, ना ये पेंटागन की लड़ाई है, ना किसी और की, ये केवल और केवल नेतन्याहू की व्यक्तिगत लड़ाई है। और उस सारे में अमेरिका का जो सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर का एक स्टेटस था वो जबरदस्त तरीके से स्टेक पर है। ये आप लगातार देख भी रहे और आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज अब दिख रही है, जिस तरीके से जो ट्रंप के अनाउंसमेंट है एक के बाद एक लगातार अभी तक सब झूठ साबित होते रहे, कोई कहीं भी असरकारक साबित नहीं हुआ। ऐसे में ये दावा किया जाना, इसको क्या मायने निकाले जाए? और दूसरा एक और चीज है सर कि ये जो लगातार ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर दी, अब तो वो उनका रक्षा मंत्री भी जिसको वो ब्लेम कर रहे थे वो भी यही बात कह रहा है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, युद्ध जीत चुके हैं। ये क्या चल क्या रहा है? ये ड्रामा है कि लड़ाई? ये कुछ समझ में आ रहा है? दुनिया इसको कैसे देखे? और साथ में अब तो इसमें रूस को लेकर के भी आरोप लगने लगा है कि रूस पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है, ईरान की मदद कर रहा है। ये इसमें कितनी हकीकत दिख रही है? राम प्रकाश जी, रूस नहीं कर रहा है, चाइना भी कर रहा है और बहुत कायदे से कर रहा है। जो इनकी आप एक बार सोच के तो देखिए, एक सहज कल्पना कीजिए, ईरान जैसा देश जो पिछले कितने दशकों से कंप्लीट सैंक्शंस झेल रहा है पूरी दुनिया, उसके बावजूद भी 13 बेसिस जो अमेरिका के हैं इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, उनको डायरेक्ट हिट कर चुका है, डायरेक्ट हिट। ठीक, और ज्यादातर बेस खाली पड़े हैं और इनके जितने भी सोल्जर्स और सारा सिस्टम भगा दिया वहां से, और सोल्जर्स जो है उनको उठा करके होटलों में रखा हुआ है। ये हकीकत है, ये मैं और आप नहीं कह रहे। होटलों के अंदर छुपाए हुए अपने सैनिकों को। एक पक्षी है इनका। इनके जो 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनकी पोजीशन दिखवाइए जरा एक बार, कहा है? एक तो ग्रीस के अंदर अंडर रिपेयर, यूएसएस गेराल्ड जिसकी हमने बात भी की थी, और जो अब्राहम लिंकन है उसको लेकर के भागे यहां से। इनकी ये गति है। तो आपको क्या लगता है कि इतना बुरे तरीके से सैंक्शन्ड देश जो ईरान जैसा था, वो अपने लेवल पे ये काम कर सकता है क्या? 100% एक्यूरेसी, लाइव लोकेशंस और रियल टाइम फीड इनको चाइना भी दे रहा है, इनको रशिया भी दे रहा है। और इस बात का पुष्टि आज ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने की है कि वो कर रहे हैं ये काम। तो तुम भी कर रहे हो, तुम्हें किसने रोका है? जाके देखो एक बात तो पता लगे। कभी कहते हैं कि हम 2 जहाज भेजने पे विचार कर रहे हैं, जैसे ही इन्होंने कहा उस भाई ने कह दिया कि नो,
माइंड योर बिजनेस, हमने तो युद्ध जीत लिया। 5 दिन पहले उसने, 10 दिन पहले कह दिया था ये बात। तो बेसिकली लूज कैनन है ट्रम्प। एक तरफ कहता है ये जीत लिया, फिर नाटो को बुलाता है, फिर ब्रिटेन को बुलाता है, फिर कहता है कि हमें श्रीलंका वालों से पूछता है कि भाई 2 बेसिस से हमें हमले कर लेने दो, उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया। अब वो नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। तो इन्होंने अमेरिका की पूरी युद्ध नीति को मजाक बनाने के अलावा और कोई काम नहीं। लेकिन सर इससे इससे भी ज्यादा खराब स्थिति तो अब दिख रही है कि भाई एक तरफ ट्रम्प साहब ये पागलपन वाले दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी हार्मुज से तो पार पा नहीं रहे हैं पर डे। अभी तो उनके ही अपने संसद में उनका विरोध होने लगा है जब वो $2 बिलियन मांग रहे हैं हार्मुज को एक दिन का खुला रखने की कीमत। इनके अपने सांसद विरोध कर रहे हैं कि भैया हार्मुज तो खुला हुआ था, ये तो तुम्हारे पागलपन में बंद हुआ है। अब ईरान ने नई चेतावनी जारी कर दी। ईरान ने साफ कहा है कि अब अगर आप इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, हमले होते हैं, हमारे एनर्जी सेक्टर पर कोई दिक्कत आती है तो हम एक नया स्टेट उन्होंने साफ कर दिया है कि बॉब अल मंदेब स्टेट को हम बंद कर देंगे। कितनी बड़ी चेतावनी है ये। और अगर अब बॉब अल बंद कर देते हैं तो क्या असर दुनिया पे आएगा, जरा हम ये समझ लें। नहीं राम प्रकाश, देखिए उनकी जो युद्ध नीति है ना ईरान की, बहुत ही स्ट्रेट है और बहुत प्लेन है। आप ये बताइए मुझे, हार्मुज में उन्होंने क्या किया? ईरान के हार्मुज स्ट्रेट से रशिया के जहाज पहले दिन से जा रहे, चाइना के पहले दिन से जा रहे, अब भारत को भी अनुमति दे दी, हमारे बाकी जो उनके फ्रेंडली कंट्री हैं उन सब के अंदर उनके जहाज जा रहे। नहीं अगर वर्जित है किसी के तो वो कौन है? वो है इजराइल, वो है अमेरिका, उनके जो साथी हैं, नाटो है, बाकी है, उन सब के लिए वो बंद है। अब उन्होंने 2 प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी की है। पहली बात कि अगर ये एम्फीबियन ऑपरेशन करते हैं अपने नौसैनिकों के साथ, मेरीन्स के साथ, तो एक तैयारी उसकी है जो बाकायदा पूरे उसके अंदर हार्मुज के अंदर माइंस बिछा करके जिस तरीके से कि आओ तुम, जैसे ही जहाज घुसेगा वो रिमोट से ऑपरेट होती है, उसकी पेंदी को फाड़ देंगे, चाहे वो आपका कोई पनडुब्बी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक, एक है उनकी ग्राउंड पे ये। दूसरी अल्टीमेट एम क्या है इनका? खरगदीप के ऊपर कब्जा करना। अगर अमेरिका ने और इसराइल ने, अब 13 तारीख को आपको याद होगा अमेरिका ने हमला किया था वहां पर खरगदीप पर। खरगदीप अमेरिका अपने ईरान की, आप ये कह लीजिए इकोनॉमिक नर्व, 90% सारे का सारा रेवेन्यू वहां के तेल से वो सारी चीजें आती है। अगर ये उसकी तरफ बढ़े तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो बाब अल मंदेब है ये दूसरी स्टेट है, इसको वो इमीडिएटली बंद कर देंगे। और उसके बंद करने का मतलब होगा कि 12% तेल जो दुनिया का, अभी तो हार्मुज से केवल 20% गुजरता है, जो बाब अल मंदेब है ये बेसिकली इसमें 12% और हो जाएगा। जब ये बाब अरब है क्या बेसिकली, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ये रास्ता संकरा सा रास्ता है ये भी, और अरब सागर और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। और जो इसकी लोकेशन है ये यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां ईरान के जो सपोर्टर आपको याद होगा हुती, वो बड़ी संख्या में मौजूद है। तो अगर 2 प्रोग स्ट्रेटेजी देखिए, एक अगर खरग के ऊपर गए तो पहले वहां पर नेवी देखेगी उनको, ऊपर जाओगे तो सारी की सारी माइंस बिछा रखी, सारी व्यवस्था आपकी फिट है। अगर आप पैराटूट ऑपरेशन करोगे, मेरीन्स करेंगे तो उसका दूसरा इलाज है। और साइमल्टेनियसली बाब अल मंदेब पर हमले की तैयारी करके उसको बंद कर दो। 20% में पसीने आए हुए थे ट्रंप के, पूरी नाटो कोहनी पे है। अगर 12% और हो गया तो इसके प्राइसेस क्या होंगे ऑयल के, क्रूड के, ये सोचा है कभी? और ट्रंप की जितनी बातें हैं राम प्रकाश जी, वो है हवा हवाई। ईरान की जो है बातें वो है सारी की सारी स्ट्रेटेजिक। ट्रंप जैसा वाहियात आदमी, आप ये एक बात बताइए, जब ईरान आपसे बातचीत कर रहा था, सारी बातें थी, उसके बीच में आपको अटैक करने की क्या जरूरत थी? जान पूछ करके उसको सीन क्रिएट कर रहा था। और अब भी इस जो बातचीत का जो ये फॉल्स फ्लैग है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बातचीत के फॉल्स फ्लैग के जरिए ये सारे के सारे तेल पे वैसे ही कब्जा करना चाहते हैं जैसे इराक में आप देखते हैं। इराक बेचारा अपना तेल बेचता है, लेकिन उसका पैसा कहां जमा होता है? सारे का सारा अमेरिका के अंदर। ये ईरान पर उस तरीके का एब्सोल्यूट इकोनॉमिक कंट्रोल चाहते हैं। अमेरिका का खेल तो ये, और इजराइल का खेल ये है कि ग्रेटर जो इजराइल बनाने का जो उसका षड्यंत्र है, उसमें केवल और केवल अगर कोई एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, वो कौन है? वो ईरान है। बाकी तो जितने भी ये बैठे हुए हैं वहां पर अपने रजवाड़ों के शासन, जितने सऊदी अरब और ये सब, ये सारे के सारे अमेरिका के दलाल हैं, ये उसके पिछले गुण। ठीक, तो ईरान की एकमात्र ऐसी फोर्स है, इसलिए नेतन्याहू किसी भी कीमत पर इस खेल के अंदर ईरान को मटिया मेट कर देना चाहता है। उसको ये नहीं पता कि ना तो तुम उसके देश के अंदर घुस पाए हो अब तक, और ना ही जो तुम्हारी मोसाद ने कहा था, मोसाद ने इनको 2 टूक ब्रीफ किया था नेतन्याहू को, कि आपको इस देश के अंदर, ईरान के अंदर अगर रिजीम चेंज करना भी है तो लड़ाई के बाद भी 1 साल लग सकता है, 1 साल।
लेकिन उस आदमी को बर्दाश्त नहीं था। कारण ये था कि उसका अक्टूबर में चुनाव है, उसको कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि मैं लार्जर इसराइल पे काम कर रहा हूँ, ग्रेटर इसराइल पे काम कर रहा हूँ। और उस सारे में राष्ट्रवाद, क्योंकि उसके पल्ले और कुछ तो है नहीं, अब भी वो गठबंधन की सरकार वहां पे चला रहा है। तो उसका केवल और केवल ये कि अगर सत्ता से बाहर हो गया तो उसकी केवल एक जगह बचेगी, वो है जेल। आपको पता है किस तरीके से एक्टिव केसेस उसके खिलाफ, करप्शन के और सारे उसके खिलाफ ऑलरेडी ऑन है। तो उस परिस्थिति में उसके लिए ये सर्वाइवल का सवाल है। और ट्रंप चूंकि कंप्रोमाइज है एप्स्टीन के कारण, और बहुत ज्यादा माल जो वहां की फाइलों में है उससे कहीं ज्यादा माल इसके पास, नेतन्याहू के पास है, तो वो कंप्लीटली ब्लैकमेल हो रहा है। और इस पूरी परिस्थिति का जो भुगत रहा है, उसको भुगत रही है पूरी दुनिया। एक व्यक्ति की अयाशी, दूसरे व्यक्ति की ब्लैकमेलिंग, भुक्तभोगी 8 अरब देश दुनिया के। ये हकीकत है इस युद्ध की, ना इससे ज्यादा है ना इससे कम। लेकिन सर हम जरा भारत के लिहाज से बात करें तो भले ही ईरान ने अभी तो भारत को इजाजत दे दी है, अब वो 5 मित्र जो देश हैं उनके साथ में भारत का नाम ले रहे हैं, इजाजत मिल गई है, लेकिन फिलहाल अभी किलते देश में जो गैस और डीजल पेट्रोल की जो दिक्कतें थी वो दूर होती नहीं दिख रही है। ऐसे में अब जब बॉब अल मंदेब स्ट्रेट को भी अगर बंद कर देता है ईरान, तो क्या भारत पर भी उसका असर आएगा? नहीं राम प्रकाश जी, वो तो एक कंडीशन, एक सिचुएशन है कि अगर ये वहां पर अटैक करते हैं तो उसका फॉल आउट होगा। वो जब परिस्थिति होगी ना, अगर बाब अल मंदेब तक बंद करने की बात आती है तो फिर हार्मूज पहले ऑलरेडी बंद हो जाएगा भारत के लिए और सब देशों के लिए बंद हो जाएगा। अब वो परिस्थिति कब है कि जब वो आते हैं और ऊपर आकर के खर्ग को कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश करते हैं या उस पर अटैक करते हैं, तो वो उसके साइमल्टेनियसली वो दोनों चीजें होंगी, आइसोलेशन में नहीं। जब तक शांति है तो हार्मूज से जहाज निकलते रहेंगे। जैसे ही गड़बड़ होगी वो ऊपर से इन्वेड करेंगे, चाहे बाई एयर करें चाहे मेरीन्स के जरिए करें, फिर हार्मूज भी साइमल्टेनियसली बंद होगा, दूसरा भी बंद होगा। अभी एज ऑफ नाउ ना उधर से कोई हमला हुआ है, और ये सारा ऑपरेशन भी बाकायदा ईरान अमेरिका करेगा इजराइल की मदद से। अकेले अपने दम पर होता तो हार्मूज के लिए अब तक वो कर चुके थे। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू में कही थी इंट्रो में कि हार्मूज का जिक्र, हार्मूज तो तब भी खुला हुआ था, आज हार्मूज तो आज भी खुला हुआ है जिनके लिए वो खोलना चाहते हैं। समस्या तो तुम्हारे दोस्तों की है, तो तुमने दोस्तों की समस्या क्रिएट की, खुद क्रिएट की, और नाम आप ईरान का ले रहे हो। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय रियल टाइम में मैं बता रहा हूं आपको कि अरागची ने आउटराइटली घोषणा कर दी है कि अमेरिका के साथ हमारी किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी भी सीज फायर पर या किसी भी समझौते पर। ये बात उन्होंने अभी अभी कह दिया। उन्होंने कहा कि बाहरी देशों की गारंटी पर भी सवाल उठाए और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भरोसे 100% विश्वसनीय नहीं होते। अरागची ने बताया कि कई देशों ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन उनके इस रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अरागची ने कहा अगर बिना गारंटी के युद्ध विराम किया जाता है तो इससे सिर्फ युद्ध दोबारा शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमला करने वालों को रोका जाना चाहिए और ईरान को नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। हम सीज फायर पर किसी से कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। दिस इज कोट, रियल टाइम कोट है ये, जब मैं और आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन सर अब जो ये तमाम बातचीत चल रही है कि हाँ इनसे बात हो रही है, उनसे बात हो रही है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, तो आसिम मुनीर जो है उसने ट्रंप से बात कर लिया है, जेडी वेंस जा रहे हैं पाकिस्तान बात करने के लिए, ये सारी चीजें क्या है? और जयशंकर उधर कह रहे हैं कि हम दलाली नहीं करेंगे, जबकि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में पूरी मीडिया यहाँ भारत में चिल्ला चिल्ला कह रही थी कि जो है वो मोदी जी युद्ध रुकवाएंगे, मोदी जी युद्ध रुकवाएंगे, तो तब दलाली नहीं थी, अब दलाली की बात हो रही है। तो ये क्या खेल चल रहा है? राम प्रकाश जी, बड़ी ही दुखद स्थिति है। कैरियर डिप्लोमेट जो अपने आपको कहता है जयशंकर जैसा व्यक्ति, उसकी अगर ये भाषा है तो वास्तव में ये शर्मनाक है। नॉट एज एन इंडिविजुअल, एज ए कंट्री एट लार्ज। डिप्लोमेट्स की ये कभी भाषा नहीं होती, ये कभी ट्रेनिंग नहीं होती। ये केवल, और जो भाषा है ये केवल संघी ट्रॉल्स की भाषा होती है। जब आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब रूस यूक्रेन युद्ध पापा से रुकवाने की हुंकार गोदी मीडिया भर रहा था, तब मीडिया को इनको किसने दलाली दी थी? आज से ठीक 6 दिन पहले हमने शो भी किया था, जब मोहन भागवत ईरान और इसराइल का युद्ध रुकवाने में मध्यस्थ था और भारत की निर्णायक भूमिका की बात कर रहे थे। इनका दलाल कौन था? सवाल यह है कि बार बार जो अमेरिका में जाकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए थे, वो कौन थे? उसके लिए क्या शब्द निकालोगे आप? कभी सोचा इस बात को? दूसरे देश के चुनाव के कार्यक्रम के दौरान जाकर के वहां पर आप ये कहते हैं कि अब की बार फलां की सरकार ही आएगा। इसके लिए आपके पास कोई अच्छा शब्द हो तो बता दीजिए एक बार। पूरी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में डालने का षड्यंत्र चल रहा हो और एक व्यक्ति एक फादरलैंड में जाकर के एक मेडल पहन करके आ जाए, इसको आप क्या कहेंगे? इसके लिए भी कोई शब्द बताना चाहिए कि जयशंकर? बात राम प्रकाश जी क्या है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की आपने एक कहावत सुनी है।
बहुत पुरानी कहावत है। आज जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को वहां ला करके खड़ा कर दिया है। बेसिकली बात क्या है कि आज जब आप ना 3 में रहे ना 13 में रहे, तब उनको ये बातें कहनी पड़ी। लाल आंख वाला जो ये विदेश मंत्री है, इसका पाखंड देखिए आप, केवल इसका पाखंड। पूरी दुनिया में धड़ल्ले से दुनिया भर की बकवास फैलाते हैं, दलाल शब्द इसकी स्वीकार्यता देखिए। ये जो पूरा का पूरा संघ परिवार है, इनके 100 साल का इतिहास क्या है, आपने कभी ध्यान से देखा है? अंग्रेजों के क्या थे ये? पूरे देश आजादी का आंदोलन लड़ता था। ये अंग्रेजों के क्या थे? जिले के डिप्टी कमिश्नर ज्यादा पेंशन लेता था इनका जो वीर था, पता है आपको? 4 बार खुद चिट्ठी लिख के अपनी पेंशन बढ़वा ली थी उसने। ये उस प्रजाति से आते हैं, और इनको अब आज भारत की जो मीडिएट करने की जो वो है, उसको इनको दलाली दिखती है। अगर आज भारत मध्यस्थता कर रहा होता, तो फिर ये भाई साहब क्या कर रहा होता? यही लेजर आंखों वाला छज्जे पे चढ़ करके डंका बजा रहा होता, विश्व गुरु का जलवा बजा रहा होता। ठीक, पाकिस्तान कर रहा है तो दलाली होगी। भारतीय विदेश सेवा में नौकरी कर चुके इस सज्जन को कोई बताए कि 2 देशों के बीच मध्यस्थता दलाली कब से होगी? जब कोरिया युद्ध में भारत ने सक्रिय और मानवीय मध्यस्थता की थी, तो क्या किसी ने भारत को दलाल देश कहा था? कहा था किसी ने? तब मध्यस्थता के कारण पंडित नेहरू की पूरी दुनिया में जय जयकार हुई थी और उनका डंका बजा था। जब सोवियत संघ, तो रूस, ताशकंद में भारत पाक के बीच मध्यस्थता कर रहा था, तो किसी ने कहा था कि सोवियत संघ भारत का दलाल? इनकी बुद्धि को हो क्या गया है ये सारे के सारे? इतने बड़े बड़े देश, कोई इनसे ये तो पूछे कि आपको लगता है ये कैरियर डिप्लोमेट है? इसको तो डिप्लोमेसी का डी भी नहीं पता जो आदमी ये शब्द कह रहा है। ये शब्द तो केवल और केवल कोई कुपड़ कह सकता है। तो असल में सर ये दलाली वाली बात है, या फिर सीधे तौर पे वही है कि अंगूर खट्टे हैं, हमारे बस की बात है नहीं? हमें पता है, हम रूस जैसा मित्र देश होने के बावजूद जब वहां पे हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए, तो हम अमेरिका से क्या ही हासिल कर पाएंगे, जहां पर इतने गंभीर आरोप हैं कि हम तो कॉम्प्रोमाइज हैं और क्या क्या है, और किन किन फाइलों और किन किन राष्ट्र सेठों के सहारे हमारी नसें दबी हुई हैं, तो वहां हम क्या ही कर पाएंगे? तो ऐसे में सीधे कह दें अंगूर खट्टे हैं। एग्जैक्टली वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। राम प्रकाश जी करे तो दलाली, मैं करूं तो सब कुछ ठीक, मेरे पल्ले कुछ नहीं, आपको करने नहीं दूंगा। सिंपल सी बात इतनी। आज की तारीख में जो भारत की विदेश नीति का सवा सत्यानाश हुआ है, उसके लिए मोदी जी से कम रिस्पॉन्सिबल नहीं है आदमी। जिस तरीके की जाकर के हर जगह बकवास करता है, क्या बोला वहां जाके, जो आपको ध्यान होगा, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सवाल पूछा गया था, तो किसी ने सवाल पूछा कि वेयर वाज यूएस ड्यूरिंग दैट? ही सेज यूएस वाज इन यूएस। तो इससे कोई अब पूछ ले कि वेयर इज इंडिया, तो ये भी कह सकता है कि इंडिया इज इन इंडिया। इसकी जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है, उसने इस देश को कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग आपने सोची 47 से लेकर के आज तक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में हमारी कभी भी इतनी बुरी गत थी जो आज है? केवल 2 चीजें जिम्मेदार है राम प्रकाश जी। इस व्यक्ति की खुद की दलाली इसकी, और प्रधानमंत्री की अगलोबैसी। इसके अलावा अगर कोई तीसरी चीज हो तो आप बता दीजिए कि सत्यानाश कैसे हुआ। कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड व्यक्ति है ये, कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड। और ये आप और मैं नहीं कह रहे, सुब्रमण्यम स्वामी के 20 वो निकाल के देख लीजिए, इसका एक एक कारनामा उसने लिस्ट करवा रखा है कि बतौर चाइनीज एम्बेसडर ये क्या करता था गुजरात के किसी पॉलिटिशियन के लिए। ठीक, आज तक इसकी आवाज निकली है उस पर, जिसके बारे में इसने कहा आज तक उसका जवाब आया हो कि क्या करता था ये, क्या करता था वो। तो इन लोगों के देयर आर सर्टेन थिंग्स जो समय के साथ बाहर भी आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि जो ये लम्हों की कथा थी, इसकी सजा तो इस देश में सदियों को मिलेगी। ये जो आज सत्यानाश, जो डिप्लोमेटिक डिजास्टर हो रहे हैं डे बाई डे, इसकी कीमत तो देश चुका रहा है राम प्रकाश जी। जो हमारे संबंध थे पूरी दुनिया के अंदर, आज हम खड़े कहां पे, हमारा नाम लेवा कौन बचा है? आप कल्पना कीजिए, आप क्या कहते हो कि भारत और पाकिस्तान को हाइफेनेट नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं ना सरकार। कल्पना कीजिए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करता है संडे को, और मीडिएशन करने की ऑफर करता है। ठीक, अमेरिका का राष्ट्रपति युद्ध शुरू होने के 26वें दिन भारत के प्रधानमंत्री से बात करता है फोन पर, और उस बात की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं करता। उसकी सार्वजनिक कौन करता है? उनका भारत के अंदर राजदूत। ठीक, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब मीडिएशन की बात करता है, उसके ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप तत्काल रीट्वीट करता है। आपकी पूरी राजनीति पाकिस्तान का भय बेचने की थी। आज आपकी उसी चीज के कारण पाकिस्तान को आपने कहां खड़ा कर दिया, और आपने इस देश को रसातल में पहुंचा दिया।
ये सच है या झूठ है, ये सवाल मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूं। जो पाकिस्तान पाकिस्तान सुबह से रात तक चीखते थे कि पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, अपना बताइए अब कहां खड़े हो आप? आज तक किसी देश के विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट ने किसी दूसरे देश को फादरलैंड कहा है क्या? इतिहास में ढूंढ करके दिखाइएगा, ये शब्द भी ढूंढ के दिखाइए। फादरलैंड ले आए, वहां पे पहना है उसको मेडल, वो है तो कुछ और, लेकिन मेडल बताया जा रहा है। इनसे पहले किसी को मिला हो, इनके बाद किसी को मिलने की गुंजाइश है? ये हो क्या रहा है? और यही कारण है जो आज आप यहां खड़े हैं, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको पता है अब रशिया जो है, अभी तक तो तेल की दिक्कत थी, अब उन्होंने खाद देने में भी नाकानी शुरू कर दी। 1 महीने तक खाद नहीं दे पाएंगे। हमारे यहाँ बुआई का सीजन आ रहा है, अभी तो देखते जाइए। भारत के लिए जो आप सवाल कर रहे थे ना कि क्या क्या बढ़ेगी, भारत के साथ तो बहुत कुछ होने वाला है अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो। और मोदी ने कह ही दिया कि तैयार रहिए कोविड जैसे क्राइसिस के लिए। उनका तो काम ही केवल दो है, भय और भ्रम फैलाना। और इस पूरे लफाजी के बीच में बंगाल और असम के अंदर जो खेल कर रहा है चुनाव आयोग, उसको हजम कर जाएंगे दोनों स्टेट्स को। बात खत्म हो गया लोकतंत्र। पूरा गेम ये है कि इस आपदा में अवसर के मोदी जी पुराने चैंपियन। जो ये मिडिल ईस्ट का जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, इसमें सारा देश उधर लगा हुआ है और ज्ञानेश गुप्ता अपने मिशन पे लगे हुए हैं। परिणाम आपके सामने आ जाएगा, नाम लेवा नहीं बचेगा विपक्ष का कोई। बिल्कुल, युद्ध की आड़ में ज्ञानेश गुप्ता अपना काम कर रहे हैं और मोदी जी उस काम का पूरा समर्थन भी करते दिख रहे हैं। जिस तरीके से ये वार शुरू हुआ था उनके ठीक इजराइल से लौट के आने के बाद, लेकिन मोदी जी चुनाव प्रचारों में व्यस्त थे। उनको सदन में चर्चा से कोई मतलब नहीं है, उनको सदन में बात करने से कोई मतलब नहीं है। जब पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, चुनाव आयोग ने चुनाव अनाउंस कर दिया, तब वो दोनों सदनों में आकर के उन्होंने अपनी बात कह ली, सर्वदलीय बैठक बुला ली और सर्वदलीय बैठक से खुद गायब हो गए हर बार की तरीके से। खुद नहीं कुछ बताएंगे, छोड़ दिया आपने इन जयशंकर जैसे लोगों को सामने ला देते हैं, वो मीडिया में उलझुल बयान देते हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हो जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि राजनाथ सिंह की इज्जत विपक्ष के भी तमाम नेता करते हैं, उसका पूरा फायदा मोदी जी उठा लेते हैं। खैर देखिए ये डिप्लोमेसी कब तक चलती है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।